मैं एक अरबी औरत के घर ड्राइवरी करता था और उस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वो मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक उस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर वक्त अपने चेहरे पर एक बड़ा सा मास्क पहने रहा करती थी और आंखों पर चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार लेकर गया तो वो वापसी पर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना वो हमेशा पिछली सीट पर ही बैठा करती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर के मारे मेरा शरीर थर-थर कांपने लगा। आज वो लड़की मुझे किसी और ही नज़रों से देख रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जल्दी से घर पहुंच गए। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा अभी यही सोच रहा था कि उस अरबी औरत ने मुझे अंदर बुला लिया, और फिर जो बात उसने कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो बोली कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इंडिया में ही किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। मैं अपने देश की लड़की को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था, मगर अपनी गरीबी और उस औरत की धमकी से डरकर उसकी बेटी से शादी कर ली। उस औरत ने यह भी कहा था कि शादी के 1 महीने बाद तुम चाहो तो मेरी बेटी को तलाक दे देना, और बस यही सोच कर मैंने शादी कर ली थी कि मैं 1 महीने के बाद उसे तलाक दे दूंगा और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मगर शादी की पहली ही रात उस लड़की ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरी तो रूह कांप गई थी जब उस लड़की ने मुझे सऊदी अरब आए हुए मुझे दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरा यहाँ आने का ये पहला मौका था, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो बहुत ही अजीब हुआ था। अगर कोई मेरे साथ हुई इस घटना को सुनता तो विश्वास ही नहीं करता। मेरे तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका भी मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी 2 बहनें थीं और दोनों ही जवान थीं, और उनकी शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी कि हमारे पास देने के लिए दहेज नहीं था। घर में मैं सबसे बड़ा था और सबसे छोटे 2 भाई और थे। कुल मिलाकर हम 5 बहन भाई थे। सबकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी, क्योंकि मेरे पापा जिंदा नहीं थे। एक दिन मैं पार्क में परेशान सा बैठा हुआ था कि एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो कहने लगा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नौकरी की ऑफ़र देने आया था। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ। नौकरी का सुनकर मैंने कहा, रुक जाओ और मुझे सारी डिटेल्स बताओ कि क्या नौकरी है, क्या करना है। अंदर ही अंदर मैं डर भी रहा था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन वो आदमी कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर देश में भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार उसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वो कोई शरीफ आदमी हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अनजान आदमी मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ ना ही तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, बस मैं ऐसे रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं भगवान को खुश करने के लिए गरीबों की मदद ज़रूर करता हूँ। मुझे ये सारा मामला कुछ शक में डाल रहा था, मगर मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी एक गलती की वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और उस आदमी के साथ चल पड़ा। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे कमरे में बिठाकर वो आदमी खुद गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझसे कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारा टिकट भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे भी मेहरबान हो सकती है। मैं इस वक्त पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। मैं अगले दिन ही उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट भी थमा दी और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया और बोला, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर तो मुझसे कहीं खो गया है, और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ पराए देश में किसी को जानता भी नहीं था। जाने वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके मुझे यहाँ भिजवा दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया था। मैं बहुत परेशान था।
पहले मेहनत मजदूरी शुरू की ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैं अभी तक अपने घर पर एक पैसा भी नहीं भेज पाया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझे माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार औरत आई थी। मैं नोट करता था कि वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। एक दिन साहब ने मुझे उस अरबी औरत के घर भेज दिया कि तुम आज से उसके घर नौकरी करोगे, उसके घर ड्राइवरी करोगे। और वो भी औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए भी बहुत ही अच्छा कमरा दिया था। कमरा छोटा जरूर था लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और हर चीज कमरे में मौजूद थी। जबकि दूसरे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उस औरत की एक जवान बेटी थी। वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद के चेहरे पर एक काला मास्क पहन के रखा करती थी और चेहरे पर काले चश्मे लगाया करती थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे उस औरत की बेटी की हरकतें शक में डालने लगी थीं, क्योंकि वो गाड़ी में मेरे साथ आगे सीट पर बैठ जाती और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप ही बैठा रहता। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी करने के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा कि मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी करने के लिए लाखों रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, तब जाकर लड़की की शादी होती है। वो अरबी औरत मुझसे कहने लगी कि तुम जितने रुपये मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर बदले में मेरी एक शर्त है और वो ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो ये शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और वैसे भी अपने देश में मैं शादी करना चाहता था। मगर फिर जब मैंने इनकार किया तो उस औरत ने धमकी दी कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। उसकी धमकी से मैं डर गया और मजबूरन मैं इस शादी पर राजी हो गया। उस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रख दिए और बोली, दरअसल बात यह है कि तुम मेरी बेटी को पसंद आ गए हो। मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत और ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगी। तुम जो मांगोगे वो दूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते, शादी के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर उस अरबी औरत की बेटी से शादी करूँगा। ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। इतने सारे पैसे देखकर मेरे पास इनकार का तो सवाल ही नहीं उठता था। इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत लड़की से भी शादी करनी पड़ती तब भी घाटे का सौदा नहीं था। मैंने उस औरत से ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर भिजवा दिए ताकि मेरे बहनों की शादियां हो सकें। इस सारी सूरत हाल में हैरत की बात यह थी कि उस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरा ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहती थी। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह थी जो वो लोग मुझसे छुपा रहे थे, और यही सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। एक दिन वो औरत कहने लगी कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वो शादी के समय यहाँ आएगी और तुम उसका चेहरा भी शादी के बाद ही देखना। उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास दूसरे शहर गई है। जैसे ही वो आएगी उसी दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। मैंने हामी भर ली थी। मुझे लगा कि शादी बहुत ही सादगी से होगी, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी का फंक्शन तो इतना ज़बरदस्त था कि मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी और मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था कि क्या वो एकदम समय पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी में से एक नकाबपोश लड़की बाहर निकली और अंदर चली गई। वो उस अरबी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ। फिर सोचा कि चलो जो भी है, शादी के बाद राज खुल ही जाएगा, और मुझे शादी का इंतजार था। मैंने इंडिया में अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि पता नहीं ये शादी कितने समय तक चलती है। मेरी और फिर उस औरत की बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बहुत ही बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, मगर ये सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर मेरे सामने मेरा अतीत घूम गया था। जब मैं इंडिया में था, मैं मास्टर करने के बाद नौकरी करने के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी इंडिया से बाहर जाने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियो देख देख कर मेरी भी ये इच्छा होती थी कि मैं भी देश से बाहर जाऊं और अपनी मर्जी से आज़ादी की ज़िंदगी जीऊं। मैं सोचा करता था कि काश मेरा किसी बाहर के देश में वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने लग जाऊं।
मैं अपने घर में सबसे बड़ा था और मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। बहनें जवान थीं लेकिन भाई बहुत छोटे थे। कभी-कभी तो मुझे अपने मम्मी-पापा पर भी बहुत गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से कम से कम अपनी गरीबी को तो देख लेना चाहिए था। क्या था जो 2 ही बच्चे पैदा कर लेते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान हो जाती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक से कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। मैंने 10वीं क्लास के बाद ही कोई छोटी-मोटी नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी। एक समय पढ़ता था और एक समय काम करता था और ऐसे ही करते-करते मैंने मास्टर कर लिया था और नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई थी। तनख्वाह अच्छी थी इसलिए चुपचाप काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मैं मेम साहब को दफ्तर से घर वापस लाता। बाकी समय मैं सुकून से बैठा रहता क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना होता था। साहब की बेटी ने हमेशा नकाब किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई इच्छा थी क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि इस नौकरी से मैं निकाला जाऊँ। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। करोड़पति बाप की बेटी है और तू है भी इतना स्मार्ट। अगर तू उसे पसंद आ गया तो सारी जिंदगी ऐश करेगा। कभी कभी ये बात मेरे दिल को भी लगती थी क्योंकि अमीर होने का ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका था और बहुत ही आसान भी। लेकिन मैं बहुत ही डरपोक टाइप का लड़का था और अपने इसी डर की वजह से साहब की बेटी के सामने नजरें तक नहीं उठा पाता था। उस लड़की ने भी मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो शायद गूंगी है क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने कभी भी उसे बात करते नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझसे कहते कि तुम ही कभी बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो कोई जवाब दे दे और तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ जाए। मैंने बड़ी हिम्मत से एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा। मैंने सोचा कि वो मुझसे पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है, मगर उसने तो एक शब्द भी नहीं बोला और सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और सोचा कि मैं क्यों इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जाल में फंसने वाली है। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली ताकि अगले दिन जाऊंगा तो वो कुछ पूछेगी तो सही, मगर इससे पहले ही उसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी आप घर पर नहीं थे, मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे बताना, मेरी बेटी से कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इतना नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी उनको अपनी बेटी से प्यार करते नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि वो साहब की नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है और उसका नाम नैना है। सब उसे नैना मैडम कहते हैं। वैसे तो वो बाहर के देश में रहती है मगर साल में कुछ महीने यहीं गुजारती है। साहब को उनके काम से नफरत है मगर उसे कुछ कह नहीं सकते। मैंने आज तक ध्यान से देखा ही नहीं था कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने उसे छोड़ा वहाँ का बोर्ड पढ़ा और उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो तो कोई एनजीओ था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई तो मैं गाड़ी से उतरकर कुछ फासले पर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद कुछ किन्नर वहाँ से निकले तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने बताया कि यहाँ की मालकिन तो नैना मैडम हैं, बहुत बड़े घराने से संबंध है उनका, किन्नरों को शिक्षा देती हैं। मैं बहुत ही हैरान हुआ था और सोचने लगा कि नैना मैडम कितनी अच्छी हैं। मुझे वो सच में अच्छी लगने लगी। मैंने धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश शुरू कर दी तो वो भी मेरे साथ घुल मिल गई। अब अक्सर हमारी बातचीत होने लगी थी। अब वो गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से मास्क और चश्मा उतार लिया करती थी। मुझे भी नैना का उसके चाचा की तरह किन्नरों के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं उसे ये बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द ये मुलाकातें साहब जी यानी नैना के चाचा की नज़रों में आ गईं और एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि नैना की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है उसकी? मैंने तो उससे शादी करने के बारे में भी सोच लिया है। साहब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि वो लड़की नहीं है बल्कि वो एक किन्नर है, तीसरी जीन से संबंध रखती है, कैसे शादी करोगे उससे? और ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे नैना का किन्नर लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी असलियत क्या है। वो जब उन लोगों के साथ होती थी तो यही लगता था कि वो भी इसी जेंडर से संबंध रखती है, मगर मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था।
उस आदमी ने सच ही कहा था। नैना की असलियत सुनकर मैं उल्टे कदमों वहाँ से भाग आया। नैना से हर तरह का नाता और संबंध खत्म कर लिया। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। वो चाहती तो मुझे पहले ही सारी असलियत बता सकती थी। अब मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और दर दर की ठोकरें खाने लगा। और तब कहीं जाकर किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई थी और मैं सऊदीया चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक नैना का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा नहीं था वो हो गया था। उस समय दुल्हन के रूप में मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि नैना ही बैठी हुई थी। मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। मेरा सर ये सोचकर ही चकराने लगा था कि अनजाने में मैंने एक किन्नर से शादी कर ली है। लेकिन अब क्या हो सकता था? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं शादी के बदले बहुत सारे पैसे ले चुका था और वो पैसे मैंने अपने घर भी भिजवा दिए थे और मेरी बहनों की शादियों की तैयारियां चल रही थीं, वरना तो मैं इस समय यहाँ से भाग जाता। मेरे लालच ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि एक किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने मौजूद थी। मैंने गुस्से में आकर उसे कमरे से निकाल दिया। वो बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही, कहने लगी कि कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन मैंने कहा कि अब सुनने के लिए बाकी ही क्या बचा है। थक हार कर वो अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से गई थी मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं उसको अपने कमरे में भी नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को स्वीकार करो और रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मुझे मजबूरन अपने घर वालों की खातिर ये सब कुछ सहना था। मैंने बहुत ही भारी दिल से उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि उस औरत की पहुंच बहुत दूर तक थी। वो औरत कुछ भी कर सकती थी। रिसेप्शन के लिए नैना को तैयार होते देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की नहीं बल्कि थर्ड जेंडर से संबंध रखती है। और फिर शादी की दूसरी रात मैं कमरे से बाहर निकलकर बाहर लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे प्यार से समझाने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने गुस्से से कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि मेरी आपकी बेटी से शादी होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया और एक किन्नर से मेरी शादी करवा दी। वो कहने लगी कि तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मेरी बेटी किन्नर हरगिज नहीं है, बल्कि हकीकत तो कुछ और है। मैंने कहा कि मुझे कोई हकीकत नहीं सुननी, आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले कि मेरी सास कुछ और कहती, नैना कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस इंडिया जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। ये कहते कहते नैना की आंखों में आंसू उमड़ आए थे, लेकिन मुझे नैना के आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो उस समय खुश हो गया था ये सुनकर कि 1 महीने के बाद मेरी जान छूट जाएगी। 1 महीने के लिए उसकी शर्त ये थी कि वो दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे पति का नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता कि नैना की असलियत क्या है। इस 1 महीने में मैंने पूरी तरह उस पर नज़र रखी हुई थी। कोई भी ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई थी कि मैं उस पर शक करता। दिन के समय तो मैं हर समय उसके साथ ही रहता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता और फिर आखिर 1 महीना भी गुजर गया। मैंने जल्दी से तलाक के पेपर बनवा लिए। मुझे तलाक लेने की बहुत ही जल्दी थी। मेरी सास कहने लगी, अभी भी समय है, सोच लो, तुम हकीकत से अनजान हो। ये न हो कि जब तुम्हें हकीकत मालूम हो तो सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ ना आए और तुम हाथ मलते रह जाओ। मैं समझ गया कि मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं इंडिया वापस जाने का फैसला कर चुका था। और फिर नैना को तलाक देकर मैं वापस इंडिया आ गया और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। मेरे दिल में जो सपने थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। 2 साल की मेहनत के बाद जो मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया था वो अब थोड़ा सा चलने लगा था, और इसी सिलसिले में मुझे एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी जाना पड़ा। वहाँ पर नैना को देखकर मैं हैरान रह गया और ये जानकर तो दंग ही रह गया कि अब वो मेरे दोस्त की पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने चीख कर कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कि तुमने किससे शादी कर ली है? मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है और क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने कहा, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने किससे शादी की है? वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नैना किन्नर नहीं है, बल्कि वो एक आम लड़की है। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वो थर्ड जेंडर है, मगर 15 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन हुआ था और वो नॉर्मल एक लड़की बन गई थी। ख़ानदान वालों को यकीन नहीं आया तो नैना के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वो थर्ड जेंडर है
और इन्हीं बातों से तंग आकर नैना के माँ बाप उसे सऊदी अरब लेकर शिफ्ट हो गए थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नैना थर्ड जेंडर के लिए कुछ करने का सोचने लगी, क्योंकि उस पर सिर्फ थर्ड जेंडर होने का इल्ज़ाम लगा था और उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। वो सोचने लगी कि जो सचमुच मुझ जैसे लोग हैं, उनके लिए तो जीना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए वो साल में कुछ महीनों के लिए इंडिया ज़रूर आती थी और एक एनजीओ बनाया था, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदार उस पर और भी ज़्यादा शक करने लगे थे कि वो लड़की नहीं। और फिर नैना की मुलाकात तुमसे हुई, तुम उसे अच्छे लगने लगे। बहुत ही जल्द वो तुमसे मोहब्बत करने लगी, मगर तुम उसके चाचा की बातों में आकर उसको छोड़कर भाग गए। वो बहुत बीमार पड़ गई थी। उसकी माँ को पता चला तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम उन्होंने ही किए थे। वो अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थीं, इसलिए तुम्हें मजबूर करके तुम्हारी और नैना की शादी करवा दी। उनका ख्याल था कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मगर तुमने तो नैना की बात को सुनना भी गवारा नहीं किया और उसे अपने कमरे से निकाल दिया। एक बार भी उससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम उसे तलाक देकर घर आ गए। वो बहुत टूट गई थी। उस समय मैंने ही उसे सहारा दिया था और सारी हकीकत जानने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर हम वहाँ से इंडिया वापस आ गए। ये सारी बातें मुझे नैना ने खुद बताई थीं, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़ न जाऊं। मैं ये सब सुनकर ऐसा हो गया था जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मैंने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मेरा दोस्त 5 सालों से विदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन नैना से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा कि किस्मत बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। तुम बदकिस्मत हो कि किस्मत ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी और तुमने उसे दुत्कार दिया। नैना जैसी बहुत ही प्यारी लड़की को तुमने छोड़ दिया। वो बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ साथ उसका दिल भी बहुत ही खूबसूरत है। मेरी मोहब्बत के आगे उसने तुम्हारे प्यार को भुला दिया है। अब वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है और मैं भी नैना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मरे मरे कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। सारी गलती मेरी अपनी थी। काश मैं उस वक्त नैना की बात सुन लेता। मैं एहसान फरामोश हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे उससे दूर करके उसे एक अच्छा हमसफ़र दिया था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ही प्यार करने वाली पत्नी को खो दिया था। काश उस समय मैं अब इस काश के सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था और ये काश मेरे साथ हमेशा रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ों और बेवफा लोगों की यही सज़ा बनती है कि वो काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को एक लाइक और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।